सो हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग 30 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। और आज ये हमारा लास्ट क्लास है। 30 की लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, मतलब 30वां लेक्चर है। ये हमारा 30 जून तक ये शेड्यूल्ड था, बट सब कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 2-4-5 दिन पहले ख़त्म हो जाए, तो मैंने इसको 25 को ही कंप्लीट कर दिया, सो डैट कि आपके पास 5 दिन का टाइम होगा तो आप रिवाइज कर पाओगे। तो ये जर्नी हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट ऑफ जून को, और 1 जून से आज ये 25 जून है, और हमने ये पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। जो हमने पूरी सिलेबस इसमें की थी 10 भाग में, 10 पार्ट में बांटी थी, जिसमें एपीएफसी और ईओएओ की भी सारी सिलेबस को हमने डिवाइड किया था 10 पार्ट में। जो पहले हम लोग स्टार्टिंग किए थे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज से किए थे, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग के देखे थे कुछ क्वेश्चन। अकाउंटिंग के बाद हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब किए थे। इसके बाद हमने करंट अफेयर्स किए थे। फिर हम लोगों ने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन किए थे। इंग्लिश के बाद हम लोग मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन किए थे। इसके बाद आपको जनरल साइंस के एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। फिर इकोनॉमी पे किए हैं, यहाँ पे बजट इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके बाद हम लोगों ने ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट पहले ही कर लिया है, और ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन नहीं किए हैं। सो हम ट्राइंग कि उस वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उठाएं। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि पिछले 1 साल में जो पॉलिटी में जो भी न्यूज़ में रहे थे, क्योंकि हमने आपको कहा था कि जो भी न्यूज़ में पॉइंट होगी वो मैं आपको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ कर दूंगा, तो मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग का ये था कि ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी एक्चुअली आपकी सिलेबस में है नहीं, बट ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो करंट अफेयर्स पे आ सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ में है, कोई साइक्लोन न्यूज़ में है, कुछ ऐसा न्यूज़ में है, तो आप उसको कर लो। कुछ इन्वायरमेंट में अगर आपको कुछ न्यूज़ में है, जैसे चीता अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। और बेसिक कुछ कर लो तो पूछा जा सकता है, बट वो सिलेबस में आपके है नहीं, ठीक है। तो हम पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम लोग वो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग जो न्यूज़ में थे वो करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस रिवीजन सीरीज, और देन फिर हम लोग बात करेंगे आगे कि हम लोग को क्या करना है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट दिस सेशन, और पहले हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, है ना। और इन एंड विल टेल यू कि अब हम लोग क्या करेंगे और आप लोग को अब क्या करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पीडीएफ आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF मिल जाएगा। वहाँ मैं भी और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो हमने एक्ट पढ़ी है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, नए एक्ट में और पुराने एक्ट में मैंने डिफरेंस करके एक फ़ोटोज़ भेज दी है कि नए और पुराने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 90% चीज़ें सेम ही हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं, वो मैंने एक जगह आपको करके भेज दी है। तो आप लोग कोई अगर नए पुराने भी पढ़े हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अकाउंटेंसी पोर्शन में आपको पता है कि अकाउंटेंसी पोर्शन में इनफाइनाइट है। जो बीकॉम वाले कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। बट अकाउंट में इंजीनियर्स लोगों के लिए जितना था कि मैंने 11वीं 12वीं की बहुत सारी पॉइंट्स को कवर किया है, और प्रीवियस ईयर जो कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कवर किया है। उस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। मुझे लगता है कि अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आप उस पर भी सॉल्व कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई PhD करनी नहीं वहाँ जा करके, है ना। आपको 200 नंबर 120 में 120 बनाने नहीं है, कुछ छोड़ने भी होते हैं, तो मैनेज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक में जितना हमने किया है दैट्स मोर देन एनफ, मुझे ऐसा लगता है। पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन में भी जितना किया है वो मोर देन एनफ है ना। इंश्योरेंस में भी मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट को लिया है। आपको PDF हम मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया भी था कि अगर आपको किसी को ज़रूरत हो तो आप वहाँ से कर सकते थे, ठीक है। तो लगभग हमने एक सारी टॉपिक पे टच किया है, सारी टॉपिक पे। और क्वेश्चन जितने भी हैं या तो NCERT के नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो बहुत ही हेल्पफुल ये सेशन हुई होगी आप लोगों के लिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन हो आपको, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं कि हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। सो हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कहाँ से होती है, कौन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 217 कहता है, आर्टिकल 217 कहता है कि हाई कोर्ट में जो भी जज होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होंगी, उनकी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंड कौन करेगा आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा और ये कंसल्टेंट किससे कंसल्ट करेंगे, किससे कंसल्ट करके करेंगे, सीजेआई से कंसल्ट करेंगे अगर आपको चूज करना होगा चीफ जस्टिस। और बाकी अगर कोई भी होगा अदर देन द चीफ जस्टिस के होगा, जैसे किसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अगर सिलेक्शन करना होगा तो अपॉइंटमेंट करनी होगी तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, किसकी परमिशन से, किसकी सजेशन लेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट की के करके। इसके बाद अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस के अलावा किसी जज की अगर अपॉइंटमेंट करनी होगी तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट से कंसल्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपको याद होना चाहिए। सो कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिलेक्शन करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये हो कंसल्टेशन, कंसल्ट करेंगे, है ना, और गवर्नर की कंसल्टेशन से होगी। और अगर मान लेते हैं इसके अलावा अगर किसे करनी पड़ेगी, है ना, तो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मान लीजिए नॉर्मल जज की सिलेक्शन करनी है तो अपॉइंट करनी है तो पहले कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर। ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कौन सी इससे, ज्वाइंट रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड प्रिंसली स्टेट 1946, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के 1947 माउंटेबेटन प्लान की। अब आपको सोचो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी, है ना, उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी तो 1946 में हुई थी, तो 46 में हुई थी। ये दोनों ऑप्शन तो आपको वो भी पता है तो आपको गलत कर सकते हो। सो कैबिनेट प्लान मिशन प्लान के अंतर्गत ये जो हुई थी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, है ना, ठीक है, सेटअप हुई थी। अगला क्वेश्चन है द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई, हाँ, प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे, स्टेट में बात करती हैं, रिजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ, कितने दिन के अंदर में रिजोल्यूशन पास करनी है। देखो अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक है आर्टिकल 352। सो आर्टिकल 352 जो है वो है आपको बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये आपको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये कब करना है, 352 वाली जो है वो कब करनी है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रही हैं। तो ये हुई है अभी तक कब कब, 1962 में हुई है, 1971 में हुई है और 1975 में हुई है, ठीक है। तो ये कैसे आप कौन सी कंडीशन होगी तो आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर सकते हैं, या तो वार हो, है ना, या एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, ठीक है, या आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। ये कब ऐड किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए होगी आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, कैबिनेट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि जब कुछ हो जाएगा ऐसा वॉर तब करेंगे, ये बिना हुए भी हो सकता है, मतलब बिफोर एक्चुअल ऑकरेंस, जो होने से पहले भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि कोई प्रोक्लेमेशन पहले भी चल रहा हो, है ना, या तो उससे कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए पहले भी चल रहा है फिर भी ये प्रोक्लेमेशन को लाया जा सकता है 1 महीने, है ना, इसको विदिन 1 मंथ, विदिन 1 मंथ जिस दिन इशू करेंगे प्रोक्लेमेशन उसके 1 महीने के अंदर दोनों हाउस से होनी चाहिए। तो ये याद रखना, आर्टिकल 352 विदिन 1 मंथ। अगर मान लेते हैं कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट से पास हो गया, है ना, और लोकसभा डिजॉल्व हो गया है ना, या डिजोल्यूशन प्लेस हो गई है उसकी, ठीक है ना, उस 1 मंथ के अंदर में, ठीक है ना, तो जिस दिन पहली सिटिंग होगी लोकसभा की उसके 30 दिन के अंदर में आपको ये पास करना है ना। ये इंडेफिनिट टाइम के लिए, मैं 352 की बात कर रहा हूँ, इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पे आपको पार्लियामेंट की चाहिए होगी अप्रूवल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिवोक कैसे होगी, अगर 352 लग गया, है ना, तो रिवोक कैसे होगी, रिवोक कब हो सकती है, एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट जब चाहेगा तो आर्टिकल 352 को रिवोक कर देगा, है ना। अगर लोकसभा ऐसा पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से कि भाई अब हो गया, अब इसको नेशनल जो इमरजेंसी है उसको क्या करना है, हटा देना है उसके लिए, ठीक है ना, सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर देगा तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ऐड किया गया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया था कि अगर 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा अगर लिटिल स्पीकर देगा, किसको,
प्रेसिडेंट को, है ना, नोटिस देगा, स्पीकर या प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। तो विद इन 14 दिन के अंदर में अगर एक दहाई लोग जा करके बोलेंगे कि भाई अब हटाओ इस इमरजेंसी को, तो विद इन 14 दिन के अंदर में एक स्पेशल सिटिंग होगी। तो ये आर्टिकल 352 में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। इसके बाद एक होती है आर्टिकल 354, ठीक है। सो आर्टिकल 354 क्या होता है? आर्टिकल 354 52, ओके 52 कर लिया, और 354 है, 355 भी है। तो आर्टिकल 355 क्या होता है कि यूनियन का ड्यूटी है कि हर स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना। ये स्टेट की, यूनियन की ड्यूटी है। अगर कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, या कुछ एक्सटर्नल कुछ प्रॉब्लम है, एग्रेशन है, तो उसको, है ना, या इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर गवर्नमेंट नहीं चल रहा है तो आपको इसको आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग यूनियन को, उसकी ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 354 क्या कहता है? अब 353 भी है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड्स टू द गिविंग द डायरेक्शन टू द स्टेट। 353 कहता है कि जो गवर्नमेंट जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसका पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है ना। और उसमें ये भी है कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, है ना, ऑन सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी का इन्वोकेशन हो जाएगा तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगी, अगर 6 महीने के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली से पास नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हाँ, ये हो गया आपका 52 हो गया, 53 हो गया, 54 आपको हो गया, ठीक है ना, 54 हो गया, है ना। 54 में क्या है? प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर स्टेट, स्टेट और सेंटर के बीच में रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर इमरजेंसी के समय में वो मॉडिफाई कर सकता है। 55 हमने बता दिया ड्यूटी है। इसके बाद आप याद रखें 52 के बाद एक 56 याद रखें, 356, ठीक है, 356 याद रखें। प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज, प्रेसिडेंट या तो गवर्नर से रिसिप्ट होगी, है ना, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई जो ये सरकार है वो चल नहीं रही है सही से, तो या तो प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द गवर्नर का नोटिस जो भेजेगा उसको रिसीव करने पे, या अपना अगर प्रेसिडेंट का भी मन होगा, अदरवाइज भी सेटिस्फाई अगर होगा तो वो क्या कर सकता है कि आपको ऐसा होगा तो उसमें क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज, और तो ये आर्टिकल 356 आएगा। लेकिन आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को ऐसे आएगी, फिर 2 महीना के अंदर, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, विद इन 2 मंथ पास होनी चाहिए, है ना। जब प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया कि हाँ ठीक है इमरजेंसी हो गई, उसके 2 महीने के अंदर, है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, पास करवानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 महीने के अंदर। सो इन द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 जो स्टेट में होती हैं of the Constitution of India imposing president rules in a state has been approved by resolution of both house of parliament before the expiration। 2 महीने जिस दिन रिजोल्यूशन निकल रही है, जिस दिन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हाँ ठीक है इसमें नहीं चल रहा है, अब प्रेसिडेंट को ये कौन बताएगा, या तो गवर्नर बताएगा, नहीं तो खुद अगर उनको ऐसा लगेगा तो कर देगा, ठीक है। ये आपको समझना है। ये एक बार में 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है ना, हर 6 महीने पे अप्रूवल करके 3 साल तक ये हो सकता है एक्सटेंड, ठीक है, क्लियर। अब इसकी रिवोकेशन कैसे होगी, प्रेसिडेंट को जब इच्छा होगी तो वो क्या करेगा, रिवोक कर देगा। तो ये आपको 352 हो गया जो स्टेट में लगती है, तो ये याद रखें। एक आप 360 भी याद रखें, 52, 56 और 60। 52 में नेशनल इमरजेंसी की बात होती है, इसमें 1 महीने के अंदर करनी होती है, इसमें 2 महीने के अंदर करनी होती है। और 360 जो होती है आज तक इंडिया में नहीं लगा है, एक बार ऐसा कंडीशन आया था 1991 में, बट अभी तक हुआ नहीं है। सो दिस वन इन द, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है ना, कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश की वो खराब हो गई है ना, तो उस केस में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, आपको क्या करेगा, आपको ये फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर देगा। लेकिन ये भी 2 महीने के अंदर आपको अप्रूव होने चाहिए। तो आपको याद रखना है जो 352 है विद इन 1 मंथ, जिस दिन रिजोल्यूशन निकलेगी, जिस दिन प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आज से ये इमरजेंसी लग रही है, उसके 2 महीने के अंदर, है ना। 352 में रिटेन चाहिए कैबिनेट का अप्रूवल इमरजेंसी लगाने के लिए, ठीक है ना। 56 में आपको हो गया स्टेट इमरजेंसी विद इन 2 मंथ, और ये क्या हो गया आपको, ये आपको क्या हो गया, फाइनेंशियल जो हो गया वो भी 2 महीने का।
अब 352 जो है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए 6 महीने पे करते चलो, 356 जो है वो आपको 3 साल तक मैक्सिमम कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद 6 महीने पे अप्रूवल चाहिए, और फाइनेंशियल जो है वो इंडेफिनेटली हो सकता है, इसमें अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट किसी भी समय में इसको रिवोक कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा गया है। अगर ये हो जाएगा तो सैलरी जितनी भी होती है जज वज सबकी सैलरी कट सकती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, काफ़ी है, बहुत चीज़ें बता दिया। 52, 56, 60 क्वेश्चन आते रहते हैं इमरजेंसी पे, स्टेट इमरजेंसी पे क्वेश्चन आती रहती है, प्रेसिडेंट रूल लगती रहती है ना। स्टेट इमरजेंसी 56 में जिसमें आपको ये लगती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डेड पोजीशन ऑफ प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर, कौन सा है? 39B है ना, 39B और 39C को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसकी जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट से ज़्यादा है, 39B और 39C। नाउ 39B 39C में है क्या, ये आपको जानना जरूरी है। तो 39B और 39C में जो DPSP है, DPSP आएगी, और 39B 39C जो है सो उसको माना गया है कि फंडामेंटल राइट से इसकी ज़्यादा पहुँच है। तो 39B में क्या है आपको मैं बता दूं, 39B में है द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सर्व द कॉमन गुड, है ना। मतलब क्या कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए, है ना, जो रिसोर्स हैं, मटेरियल रिसोर्स हैं, और उसकी कंट्रोल जो है उस तरह से करें कॉमन गुड्स का, है ना। तो उसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ करना है तो वो इसको फॉलो करने के लिए फंडामेंटल राइट को भी कभी आपको अलग रखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको 39B याद रखें। 39C कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। एक ही जगह वेल्थ का कंसंट्रेशन है, उसको हटाने के लिए अगर आप कुछ ऐसा रूल्स ला रहे हो, है ना, तो वो जो है सो अगर आपको फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी होता है तो कोई इशू नहीं है। तो 2 ऐसे आर्टिकल हैं जहाँ पे DPSP को ऊपर रखा गया है फंडामेंटल राइट से, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आपको कब किया गया था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये 42nd अमेंडमेंट में ऐसा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डेड पोजीशन ऑफ प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट। सो इट्स अ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 155 और 156 किस चीज़ को डील करता है? आर्टिकल 155 और 156 में क्या है? ठीक है, एनी आइडिया? ठीक है, तो 155 में गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात होती है आर्टिकल 155 156 में, और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जो बात होती है वो होती है आर्टिकल 155 16 में। तो क्या है? इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट डिसमिस स्टेट गवर्नर, है ना। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहते हैं 155 में है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बाकी इसमें देख लो। इलेक्शन कमीशन आपको पता है आर्टिकल 324, है ना। इलेक्शन कमीशन क्या होती है? इंटर स्टेट काउंसिल। ये कौन सी आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 263 में है कि प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है तो वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगी। किस चीज़ को? इंक्वायरिंग करने के लिए। किस चीज़ का इंक्वायर करके? और एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को। किसके बारे में? डिस्प्यूट जो हो रहा है बिटवीन स्टेट्स के बीच में, जो डिस्प्यूट हो रहा है उसके बारे में, है ना। या आपको स्टेट्स और यूनियन के बीच में होगा, या यूनियन के साथ वन और एक से ज़्यादा स्टेट के साथ होगा जिसमें कॉमन इंटरेस्ट होगा सारे स्टेट का, उसके लिए यूनियन के साथ होगा। ठीक है, तो उसके लिए बनाएगी एक इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये भी आर्टिकल 263 में है। इसके बाद ये 32 पर इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन। तो ये 301 से आर्टिकल 301 to 307 में बात की गई हुई है। आर्टिकल 301 से 307 में बात की गई है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई हुई है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपको, ये ट्रेड एंड कॉमर्स में आ जाएगा। ठीक है, सो इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन ये यहाँ पे है नहीं ऐसी कुछ, ठीक है ना। तो ये 301 में बात ही की गई हुई है कि आपको 300 में क्या है? ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो 301 में है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में है। 302 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स। तो ट्रेड कॉमर्स वाली जो है वो 301 से 307 के बीच में आती है ना।
तो ये बात हो गई ट्रेड कॉमर्स के बारे में। इंटर स्टेट कमीशन नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एंड डिसमिस स्टेट गवर्नर, ये हो गया 155 156 में। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एम्पावर्ड टू रिटर्न अ बिल, है ना, as soon as possible on presentation to him after it's having been passed by the House of Parliament for assent except in the case of, कौन से केस में, मनी बिल के केस में वो रिटर्न नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट रिटर्न? क्योंकि मनी बिल जो जाती है वो प्रायर जो अप्रूवल होकर के जाती है, प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के बाद जाती है, इसलिए उसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है। अब आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की वेटो होती हैं। वन इज एब्सोल्यूट वेटो, एक होती है सस्पेंसिव वेटो और एक होती है पॉकेट वेटो। अब इसमें क्या होता है, तीनों में, एब्सोल्यूट वेटो में क्या होता है, ये एसेंट को, जैसे मान लीजिए कि दोनों हाउस से पास होकर के गया और प्रेसिडेंट का बस साइन चाहिए, है ना, तो उसको क्या करेगा, वो विथहोल्ड कर देगा, रख लेगा, नहीं साइन करेगा। सो विथहोल्ड द एसेंट, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वेटो। इसके बाद अगर ये सस्पेंसिव वेटो होता है कि प्रेसिडेंट जो है बिल को रिटर्न कर देगा, है ना, बिना कंसिडरेशन के, ठीक है, तो ये हो जाएगा सस्पेंसिव वेटो। पॉकेट वेटो होगा इसमें कि विल पे कुछ करेगा ही नहीं है ना, नो एक्शन, ठीक है। तो ये आपको हो गए पॉकेट वेटो, एब्सोल्यूट वेटो, सस्पेंसिव वेटो, ये प्रेसिडेंट के पास में है। सो आंसर इसमें मनी बिल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या सब कवर नहीं किया गया है? तो आपको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें क्या बात की गई थी, आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई थी, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई थी, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीमेन की बात की गई थी। कौन सी है 73rd? ठीक है, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो अमेंडमेंट आकर के क्या चीज़ ऐड किया गया था, ये पंचायत के बारे में है ना। उसी में लिखा हुआ है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए जो फाइनेंशियल पोजीशन जो पंचायत का है वो हर साल आपको इवेल्युएट करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए होनी चाहिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। जो पंचायत में रिजर्वेशन होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन का होना चाहिए। आपको पता होगा कि इसमें 29 जो है लिस्ट में, पंचायत में 29 चीज़ों की लिस्ट है जो आपको पंचायत को करना है ना। ये कौन से सेक्शन में है? 240। कौन आर्टिकल में है? 240G, है ना। और जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात है शेड्यूल कास्ट की, ये है 243D में है। तो ये सब आप इतना समझ सकते हैं। फिर 74 जो हो गया वो म्यूनसिपैलिटी के लिए हो गया, ठीक है। ये विमेन की आपको 1/3 है रिस्पेक्ट में, है ना, रिजर्वेशन, ठीक है। अगला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये हो गया जो राज्यसभा है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 63 कहता है कि एक होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट होगा। तो ये बिल्कुल भी सही है आपका। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। कौन सी आर्टिकल है? ये 312 सबसेक्शन, है ना। तो 312(1) में कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स अगर ऐसा करेगा कि 2/3 मेजोरिटी से, अगर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से रिजोल्यूशन पास करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट में ऑल इंडिया सर्विस बनाना जरूरी है, एक या एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विस बनाना जरूरी है। अभी कौन कौन से है ऑल इंडिया सर्विस? IAS है, IPS है और फॉरेस्ट सर्विस का है IFOS, ठीक है। तो वो बना सकता है। तो ये आपको 312(1) में लिखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इसमें आपको, तो आंसर तो आपका हो गया। अब आपको पूछता है कि 304 आर्टिकल में क्या है, 301 जो आर्टिकल दिया हुआ है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो 300 से 307 के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में है। तो जो भी कुछ होगा ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में होगा। 304 है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमॉन्ग स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में ट्रेड और कॉमर्स का रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात की गई है। तो इस तीनों में से कोई नहीं होगा। अगला है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू देयर इंटर स्टेट रिवर वाटर
के बारे में बात किया है कि अगर मान लीजिए कि डिस्प्यूट होती है अंतर्राज्य, मतलब दो राज्यों के बीच में, नदी जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय कौन करता है, ये कौन करेगा। अब आपका इसमें आपको पता होगा कि आर्टिकल 262 में बात की गई है कि पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली। तो उसके लिए क्या करेगा, एक बनाएगा ट्राइब्यूनल की बात की गई है कि एक ट्राइब्यूनल बनाएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। क्लियर। सो ट्राइब्यूनल सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट कर सकता है, अगर चाहे तो स्टेट सेंटर से सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे करके एक ट्रिब्यूनल बना देगा। तो ये आपको आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 262 263 इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। इंटर स्टेट काउंसिल 263 में है। 262 में वाटर के लिए अगर कुछ बनाएगा, वाटर की जो रिवर के वाटर के लिए अगर लड़ाई हो रही है तो उसकी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 243 क्या है। अब इसमें क्या है, 243 में ये है कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए बनाना है एक कमेटी की बात हो रही है, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो ये आपको 243 में है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होना चाहिए, जो वो पंचायत में जो भी प्लान प्रिपेयर करके जाएगा, या पंचायत ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ है ना, वो उसको वो चेक करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कंपोजिशन क्या होगा, है ना, और कैसे इसका सिलेक्शन होगा, है ना, इसको कैसे कमेटी बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होना चाहिए, उनकी फंक्शन क्या हो गया, है ना, और उस कमेटी का काम जो है वो जो भी क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या देगी। सो इन एवरी स्टेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर शैल बी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही है। द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान मस्ट हैव रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही है, कॉमन इंटरेस्ट में जो होगा वो हम लोग प्लान करेंगे। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे मेक प्रोविजन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। कैसे बनानी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, वो बताया कि आपको ये बनानी है, और इसकी जो प्रोविजन होगी वो कौन करेगा, द लेजिस्लेचर स्टेट करेगा, ठीक है। द डेवलपमेंट प्लान्स वर फॉरवर्डेड टू द स्टेट प्लानिंग कमीशन फॉर मैंडेटरी कंसिडरेशन। ये ऐसा नहीं है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को भेजा जाएगा, ठीक है ना। सो ये स्टेट प्लानिंग कमीशन को नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगी डेवलपमेंट प्लान, है ना, वो किसको करेगी, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को करेगी, स्टेट प्लानिंग कमीशन को नहीं करेगी। तो आंसर नॉट पूछ रहा है तो डी हो जाएगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, लोकसभा हैज़ बीन गिवन मोर पावर, राज्यसभा हैज़ बीन गिवन मोर पावर, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ बीन गिवन मोर पावर्स, बोथ द हाउस हैव गिवन इक्वल पावर। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है कि अगर आर्टिकल 107 के तहत जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होगा उसमें किसका पावर ज़्यादा होगा, तो कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में आपको सिर्फ मनी बिल में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है ना, बोथ द हाउस गिवन इक्वल पावर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में। अगला है, द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रेजेंटेड एनुअली टू द, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसकी रिपोर्ट किसको दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपोर्ट क्यों लेगा। रिस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ स्टेट हु देन फॉरवर्डेड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों भेजेगा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये कोई मतलब नहीं है। रिस्पेक्टिव गवर्नर्स हु देन फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल अगर यूपीएससी होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना क्या करेगी, पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट कर रखेगी। लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो रिस्पेक्टिव गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होगा वो उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखेगा, ठीक है ना। और तो ये हो गया आपको आंसर, ये डायरेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर को देगा, ये भी गलत है। अगला है, द मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। आसान क्वेश्चन है, ये सारे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा प्रेसिडेंट बोथ लोकसभा नहीं, है ना। पार्लियामेंट कंसीडर्स, पार्लियामेंट में कौन कौन से होते हैं पता है आपको, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है,
द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर दिए, है ना। गलती क्यों किए? क्योंकि उन्होंने ठीक से देखा नहीं। इसमें क्वेश्चन है कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये बिल होता है, बिल आता है, लेकिन सारे बिल जो हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं। जो सारे बिल हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बिल, तो ये 106वां बिल जो था वो किस चीज़ के लिए था? तो वो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, 106th बिल, ठीक है। ये जो है ये, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट कितना था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये, ठीक है। ये आपको इसमें आपको 19 1C में कोऑपरेटिव वर्ड को ऐड किया गया था। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। 103वां अभी हुआ है, कौन सा? AWS के लिए, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी 106वां ये बिल पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज नॉट करेक्ट। नेशनल NPR के बारे में बात किया है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टर के बारे में। NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। बिल्कुल सही है, ये आपको ट्राई किया जा रहा है कि नेशनल रजिस्टर सारे इंडियन सिटीजन का बनाया जाए। इट इज बीइंग क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एंड सिटीजनशिप रूल 2003 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल, ये NPR कुछ नया नहीं है, ये बनाया गया था कि सारे इंडियन सिटीजनशिप का एक रजिस्टर में नाम हो, और ये सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये चीज़ें लिखी गई है, और सिटीजनशिप रूल 2003 में। अ डिजिटल डाटा बेस ऑफ डेमोग्राफिक डाटा ऑफ अराउंड 120 करोड़ पर्सन हैज़ बीन क्रिएटेड। ये पूछ रहा है इसमें, अ डिजिटल डाटा बेस of demographic data of around 120 crore person has been created. Currently digitization is being carried out by the central government. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये आपका नॉट करेक्ट जो है वो ये है, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 1 2 3 एंड जो है वो सही है। अगला है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कंडक्टेड अ सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑल ओवर द कंट्री, है ना। ये आपको सोशल रिसेंटली द गवर्नमेंट, ये 2011 की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैड टेंडर। तो आपको इतना याद रखना है कि जो अभी सोशल इकोनॉमिक सेंसर होने वाली थी 2021 में, जो हुई नहीं है, तो सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस जो होगी पूरे कंट्री में, उसको कौन सी एजेंसी जो है सो पूरी लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करेगी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ये सारी आपको लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट इस एक्सरसाइज के लिए प्रोवाइड करेगी अगर होगी तो, ठीक है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एज टू एक्सरसाइज फ्रेंचाइज वाइज रिड्यूस फ्रॉम 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। वो एडल्ट फ्रेंचाइजी का वोट देने की एज कर दी गई थी, वो थी आपको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? ओके। ये 47 तो आप 42nd तो जानते हैं, आपको 42nd तो पता ही है, जिसमें आपको प्रियम्बल में भी चेंज किया गया था 2-3 वर्ड, सोशलिस्ट एंड सेकुलर उसमें ऐड किया गया था। इसके बाद आपको यूनिटी वर्ड था, यूनिटी ऑफ द नेशन, उसमें इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड किया गया था। तो 42वां हो गया। फिर 44वां भी 1978 में है। 72वां में था, त्रिपुरा में कुछ जो ट्राइब वगैरह का था उसके रिजर्वेशन के लिए था, ये पास हुआ था। तो ये 72वां हो गया। और 61वां आपको पता ही कि एज घटाने के लिए था, 21 वर्ष को 18 वर्ष करने के लिए था। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट स्टेट शैल मेक अ प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ये कौन सी आपको आर्टिकल बोलती है, ठीक है। स्टेट शैल प्रोवाइड, तो इसका जो आपको होगा वो होगा आपको आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 करते हैं, आर्टिकल 42 DPSP में है। ये कहती है कि स्टेट शैल प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में 42 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इसके बाद ये आपको 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है कि हर वर्कर जो होगा, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 43 कहता है कि हर वर्कर के लिविंग वेज होनी चाहिए, है ना, डिसेंट लाइफ, और कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी बात की गई आर्टिकल 43 में। 40 में है राइट टू वर्क की बात कर रही है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस। किस केस में? अगर कोई सिकनेस हो गया, ओल्ड एज है, डिजेबलमेंट है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, डिजेबल है, तो उस केस में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की गई है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रही है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात है। अब 43 में 43A और 43B आप याद रखेंगे। 43A जो है
वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 से किया था। और 43 भी जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है ना, 106वां कॉन्स्टिट्यूशन बिल। तो ये है इसमें प्रमोशन, और 43 का भी में है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और 43 के ए में क्या है कि 43 के में है कि सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, सिक्योर स्टेट को सिक्योर करना है कि वर्कर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए आपको? तो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। तो मुझे लगता है इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ और याद होना चाहिए, जैसे 39A इंपॉर्टेंट है। 39A में जो फ्री लीगल एड की बात की गई है, ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। तो ये 39A भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक 48A है जो आप रख सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ये भी 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था कि इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 48 में किया गया था। तो मुझे लगता है इतना याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और एनी अदर वे द कंडीशन ऑफ वर्कर इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल वर्कर। देखो दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है ना। सो एक ही क्वेश्चन में, एक ही पेपर में, द कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मैंने बात की थी कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो आर्टिकल किसमें बोला है? 43 में। आर्टिकल 43 में क्या कहा था? स्टेट शैल सिक्योर ऑफ ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज, डिसेंट लाइफ, प्रमोट कॉटन इंडस्ट्रीज। तो ये आर्टिकल 43 में हो गया। 41 मैंने बता दिया था कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, किस कंडीशन में? सिकनेस, ओल्ड एज, डिसेबलमेंट के कंडीशन में। 39 में बहुत सारी हैं। 39 में है सिटीजन मैन वीमेन इक्वली एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होनी चाहिए, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मैंने बी और सी बताई थी उन 39 का, कि ओनरशिप कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कॉमन गुड्स की तरह। और 39 से में प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है ना। इसी में बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 38 में क्या बात की गई है? ये है इसमें आपको 38 जो है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस होनी चाहिए। कौन कौन जस्टिस की बात किया है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये बात किया गया है ना। और 38 के 2 में बात किया गया है कि इनइक्वलिटीज़ को कम करना है। तो सारा मैंने बता दिया, तो ये 43 होगा आंसर इसका, ठीक है। तो 42 43 दोनों पूछ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो पेपर है उसके लिए। इन इंडिया ऑल पावर विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये किसके पास में है? एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ये कौन कर सकता है? ये आपको कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट ही कर सकता है, क्लियर। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजिग्नेशन देनी है तो द रेजिग्नेशन लेटर इज एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो रिजाइन करेंगे तो रेजिग्नेशन, ठीक है ना, तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। द रेजिग्नेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। द रेजिग्नेशन लेटर इज एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु मस्ट कम्युनिकेट विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द रेजिग्नेशन लेटर इज एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु मस्ट कम्युनिकेट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चीफ जस्टिस के इंडिया को बताएंगे, बिल्कुल गलत है। द रेजिग्नेशन लेटर इज एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु मस्ट कम्युनिकेट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा दोनों को करेंगे नहीं। ये इसमें है मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट जो है वो आपको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इस बात को लोकसभा के स्पीकर के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉडीज डिसाइडेड अबाउट डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन, नहीं, सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, फॉरेनर के लिए भी बहुत सारी फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स के लिए भी हैं। तो ये आपका हो गया गलत, है ना। बहुत सारी राइट जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं, तो ये आपका गलत हो गया। तो नॉट पूछ रहा है तो यही होगा, ठीक है ना। ओनली सिटीजन आर एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफिसर्स एज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सिर्फ सिटीजन अलाउड है, बिल्कुल सही है। पहली क्राइटेरिया ही होती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ओनली सिटीजन हैव द राइट टू वोट फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। ओनली सिटीजन कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है, सिर्फ सिटीजन ही मेंबर्स हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन के लिए, ये गलत है। फॉरेनर के लिए भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अगला है अ मनी विल कंटेन्स प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। मनी विल किन मैटर का प्रोविजन रखते हैं, है ना। सो द इम्पोजिशन
एबोलिशन आर्टिकल 1110 में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या है, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, बिल्कुल सही है। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसकी रेगुलेशन। द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। द इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड अदर प्रिकनरी पेनाल्टीज, तो इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो ये सारी आपको लिखी हुई है, तो 1 and 2 3 इज द आंसर, है ना, 4 होगा नहीं। द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड अदर प्रिकनरी पेनाल्टीज ये इसमें नहीं एडेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेज द लेजिस्लेचर टू मेक लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, कौन से ग्राउंड पे, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन की है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के, है ना, निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारत का संविधान विधानमंडल को निवारक निरोध उपलब्ध करवाने, निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन उपलब्ध कराने हेतु कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य की सुरक्षा अगर है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेंगे, है ना। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिटेंशन कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस इसेंशियल टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी में सप्लाई और सर्विस जो इसेंशियल सर्विस है उसको मेंटेन करने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी के लिए नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 2 and 3, ओके। सो आंसर 1 2 and 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन पे हो गया। अगला है कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज और अदर डेंजरस एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, कौन सा है, ये है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 से 24 में है। आर्टिकल 23 में है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करना है ना। और 24 में कहता है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जो चिल्ड्रन का है, 14 साल से कम के बच्चे हैं, उसको फैक्ट्री हैजार्डस वर्क वगैरह में काम नहीं कराने हैं। तो ये है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अगला है द कियोतो होलोहन, है ना, कियोतो होलोहन और जाचिल्लू केस, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1992 में, है ना, कियोतो होलोहन वर्सेस जाचिल्लू केस हुई थी, है ना। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में था, है ना। सो एंटी डिफेक्शन लॉ, तो आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन है। अगला है द सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ राम कृपाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यह भी न्यूज में है। तो ये किस चीज़ के लिए था, ये आपको न्यूज में था, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ के लिए था, वेमेंस मॉडेस्टी के लिए था, है ना। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी के लिए नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के लिए नहीं था, राइट टू डाई विद डिग्निटी के लिए नहीं था। ये जो आपको था सुप्रीम कोर्ट 2007 में, है ना, ये आपको मॉडेस्टी, इसमें इसेंस ऑफ वुमेंस मॉडेस्टी इज हर सेक्स, ये इस पर आपको बात किया था, ठीक है। तो ये वुमेंस मॉडेस्टी आप याद रखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन में हमने दिया है, ठीक है। अगला जो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पार्ट। अब हम लोग जो अभी कुछ न्यूज में चल रहा है, वो न्यूज में जो चल रहा है उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूज में जितनी भी करंट अफेयर्स चल रही है उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने ये टॉपिक मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि हम लोग कौन कौन सी टॉपिक करेंगे। एक जो सबसे ज़्यादा न्यूज में चलता है अभी, वो कौन सी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा पढ़ेंगे, फिर सब कैटेगराइजेशन भी न्यूज में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत ज़्यादा न्यूज में है। इसके बाद राइट टू बी फॉरगेटन है। इसके बाद पैडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में बात करेंगे। लोकपाल लोकायुक्त के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। MP लैड्स के में भी कुछ चेंजेस हुई हैं जिसके कारण न्यूज में रहती है। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी बहुत सारी जगह हो रही है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये तो हमेशा न्यूज में रहती है, बिकॉज इलेक्शन होती रहती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज में रहती है। और CBI, ED, NIA, CBC के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। मुझे लगता है कि इतना ये सारी चीज़ें बहुत न्यूज़ में रही है, तो मैंने इनको कलेक्ट किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट EWS कोटा। EWS कोटा में जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन दिया था। किसके लिए दिया था, एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किस में दिया था, एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये आपको ये जनरल को दिया था, मतलब रिजर्वेशन नॉन OBC नॉन SC ST होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आपको ये एजुकेशन और इसमें था, एक सिन्हो कमीशन थी, सिन्हो कमीशन। सिन्हो कमीशन ने
ये आपको क्या कहते हैं रिकमेंड दिया था कि 10% आप रिजर्वेशन उनको दे दो। ठीक है, तो ये पार्टिकल 15(5) में 15(6) में ऐड किए गए हैं और 16(6) में ऐड किए गए हैं। सो आर्टिकल 15(5) में क्या ऐड किया गया है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, है ना, जो 15(4) में है, 15(4) है ना, 15(4) और 15(5) जो है वो आपको एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC ST की बात की गई है ना। तो 15(6) में जो बात किया है वो बात किया है आपको कि स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बात किया गया है ना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, है ना, और 15(6) में, ठीक है, और 16(6) वाला में क्या हो जाएगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में की बात किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको इतना अगर याद रखेंगे तो ठीक है। तो ये जो 16(c) है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो गया, ठीक है, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको इतना अगर याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसकी कुछ क्राइटेरिया है कि 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम जो होगा 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, जिनकी 8 लाख से ज़्यादा होगा उनका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको इसकी क्राइटेरिया है। और 5 एकड़ जो लैंड होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम लैंड होनी चाहिए मतलब, और जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होनी चाहिए। इसके बाद जो म्यूनसिपैलिटीज़ में अगर कोई अगर ज़मीन है तो अगर 100 स्क्वायर फीट की 100 स्क्वायर यार्ड से ज़मीन कम होनी चाहिए, है ना। और तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे इसमें, है ना। तो रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर बात करें तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी माना था और ये बोला था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट जो हुई थी 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट हुई थी, उसमें 50% रूल का था कि जो रिजर्वेशन 50% को ही मिल सकता है, उसके अलावा नहीं मिल सकता है। और ये 50% को पार कर रहा था, इसलिए हमेशा ये केस में चल रहा था। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है और इसको एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी माना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था 1992 में कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन में नहीं जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो सब कैटेगराइजेशन, है ना, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC अदर बैकवर्ड क्लास। ये भी न्यूज़ में रहता है, इसमें अब आपको ज़्यादा मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहली जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास जो बैकवर्ड क्लास कमीशन जो हुई थी, पहली बनी थी, वो बनी थी 1953 में और इनके जो हेड थे वो काका केलकर थे, है ना, काका कलेकर, है ना। तो ये याद रखना है। और सेकेंड जो बनी थी 1979 में, वो जो सेकंड बनी थी, सेकंड कमीशन थी, वो था, उसका हेड थे मंडल कमीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, सेकंड कमीशन 1979 में, और इसी पर 1992 में 27% रिजर्वेशन दी गई थी। ठीक है, और 1992 में ही एक केस हुई थी, उसमें एक क्रीमी लेयर करके लाया गया था। इंदिरा साहनी जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके लिए उनको क्रीमी लेयर में डालेंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी OBC में। तो ये आप समझ गए। इसके बाद आर्टिकल 340 के तहत, आर्टिकल 340 में ऐसा है कि प्रेसिडेंट जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की जो आपको सिचुएशन है उसको देखने के लिए आपको एम्पावर है प्रेसिडेंट को कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बना सकती है। तो इसी के लिए इन्होंने बनाई थी, सिचुएशन को देखने के लिए बनाई गई थी जस्टिस रोहिणी कमीशन। ठीक है, जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये याद रखना है आपको, जस्टिस रोहिणी कमीशन। इतना याद रख लेंगे आप तो सब कैटेगराइजेशन में मुझे लगता है कि काम आपका चल जाएगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बट नहीं। OBC जो इसमें है आपको, उसमें आपको पता है कि 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत बनाई गई थी, 338B आर्टिकल ऐड किया गया था, जिसमें आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये आपको जस्टिस जी रोहिणी कमेटी को बारे में समझ गए, सब कैटेगराइजेशन के लिए है। ये आपको यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग को एक बात करना था यूनिवर्सल सिविल कोड, ये आपको बड़ी न्यूज़ में रहती है और एक प्राइवेट मेंबर बिल अभी लाई गई थी कुछ दिन पहले, तो इसलिए वो न्यूज़ था। अब ये क्या है कि जो सिविल लॉ है ना, वो पूरी ऑल सिटीजन का होगा। जैसे अभी मान लीजिए कि हिंदू के लिए कुछ और रूल्स है शादी के लिए, मुस्लिम के लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है।
तो इसमें आपको इन्होंने कहा कि भाई इसको पूरे को सबको पूरे एक जगह लॉ, मतलब कि हर पूरे सिटीजन के लिए एक ही लॉ होगा, चाहे वो मैरिज की बात हो, है ना, मैरिज की बात हो या डाइवोर्स की बात हो, है ना, या कस्टडी एडॉप्शन के लिए, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे, 1 दिन पहले, कि एडॉप्शन में जो बहुत लोगों का लॉ नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि यूसीसी के बारे में क्या बात हुई है इससे पहले, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी में है, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये यूसीसी को स्टेट को इंश्योर ये करना चाहिए कि यूसीसी आ जाए, ठीक है। तो ये है, अब सुप्रीम कोर्ट बार बार जजमेंट देती है तो बोलती है कि गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए कि यूसीसी लाने के विचार में सोचना चाहिए। जैसे शाहबानो केस हुई थी, शाहबानो केस हुई थी 1985 में, इसमें भी आपको कॉमन सिविल कोड की बात की गई थी, है ना। इसके बाद मिस्टर एम एस जॉर्डन और एस चोपड़ा के बीच में जो हुई थी, वहाँ पे भी कोर्ट ने कहा था कि भाई यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए मैरिज के लिए। सरला मुदगल केस 1995 में हुई थी, वहाँ पे भी पार्लियामेंट को बोला गया, उस सरला मुदगल केस में भी कोर्ट ने कहा था कि भाई पार्लियामेंट को यूसीसी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना आप समझ रहे हैं, इतना आपको समझना चाहिए, इतना आप समझ लीजिए 44 सेक्शन, और थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये क्या है, तो इतना आपका काम चल जाएगा। ये गोवा है, गोवा के बारे में याद रखिए, द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे यूसीसी है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 में लाया गया था, तो वो है, इम्प्लीमेंट की गई थी उस समय में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन पुर्तगाली कोड जो है पूरी तरह कंप्लीटली यूसीसी नहीं है, बट आप याद रखना है आपको कि गोवा एट प्रेजेंट ओनली स्टेट इन इंडिया जिसके लिए विथ अ यूसीसी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हमने थर्ड टॉपिक क्या बात की थी, तो 3 चीज़ें हमने बात कर ली। हमने बात की थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, थोड़ा सा जान गए, सब कैटेगराइजेशन जान गए, यूसीसी जान गए। एक है राइट टू बी फॉरगेटन, तो ये आपको राइट टू बी फॉरगेटन में क्या क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि किसी का डिटेल जो है सो नेट पे था, तो राइट टू बी फॉरगॉटन, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है, तो वो राइट टू प्राइवेसी में क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी पब्लिक में नहीं है। बट राइट टू बी फॉरगेटन में जो केसी पुट्टास्वामी केस था, के एस पुट्टास्वामी केस हुई थी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट होता है, मतलब आर्टिकल 21 का। इसमें ये कहा था कि जैसे मान लेते हैं कि ये समझ लो आप, राइट टू फॉरगेटन मतलब कि जैसे कुछ पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट पे है ना, तो उसको हटाना, है ना। सो RTBF इज जो राइट टू बी फॉरगेटन है, इज द राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट सर्च डाटाबेस से हटाना ही भी राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब पहले कभी डाटा कुछ है उसको हटाना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो राइट टू बी फॉरगेटन को ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के लिखा है, इतना अगर कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है ना, राइट टू बी फॉरगेटन। और हमारा क्या था इसमें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी न्यूज़ में था, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद है पैडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पैडोनिंग पावर के बारे में है। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ में था कि जो राजीव गांधी की हत्या वाली जो थे उनमें से किसी को, है ना, कि उसमें जो है ना कि राजीव गांधी की जो असैसिनेशन के कन्विक्ट जो थे, है ना, उसका प्ली था कि पैडॉन के लिए, तो उसमें आपको आया है। तो जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, तो उसलिए न्यूज़ में था। तो प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 72 से उनको मिलता है पावर टू ग्रांट पैडॉन इन ऑल केस जहाँ पे सेंटेंस जो है ऑफेंस जो यूनियन लॉ को कोई वायलेट किया है उसके कारण है, तो वो पूरा किस पे जाता है, प्रेसिडेंट के पास में जाता है। कोर्ट मार्शल अगर हुआ है ना, कोर्ट मार्शल वाली जो होगी केस, वो भी पैडॉन के लिए, क्षमा के लिए कहाँ जाएगा, आपको प्रेसिडेंट के पास जाएगा, है ना। और जहाँ भी डेथ सेंटेंस की बात होगी तो ये इनके पास जाएगा। लेकिन आपको अगर बात करें गवर्नर के आर्टिकल 161 में पैडॉनिंग पावर है, लेकिन ये है किसके लिए, स्टेट लॉ के बारे में है। और डेथ सेंटेंस में वो सस्पेंड कर सकते हैं डेथ सेंटेंस में, और रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, है ना, थोड़ा डिले कर दिया, है ना, थोड़ा सस्पेंशन दे दिया, है ना, थोड़ी छूट कुछ दे सकती हैं, बट ये
गवर्नर ऐसा डेथ सेंटेंस में, गवर्नर डेथ सेंटेंस में कुछ नहीं कर सकता है ना। सिर्फ सस्पेंड कोई सज़ा को कर सकता है, ये सब कर सकता है, बट डेथ सेंटेंस सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मिलिट्री वाला तो आपको गवर्नर कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पार्डनिंग पावर तो है, बट सस्पेंशन, रिमिट और कम्यूट वाली है, इसमें आपको ये नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें कर सकता है, पार्डन भी कर सकता है, बट डेथ सेंटेंस में नहीं। अगर स्टेट का कोई लॉ है उससे अगर कुछ है तो गवर्नर भी पार्डन कर सकता है उसको, ठीक है। सो पार्डन अब आपको मन में आएगा कि व्हाट इज़ पार्डन, व्हाट इज़ कम्यूटेशन और रिमिशन क्या होता है, और रिस्पाइट क्या होता है, और रिप्राइव क्या होता है, तो ये आपको पता है। अब पार्डन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कंप्लीटली आपको किसी को छुट्टी दे दी कि नहीं चलो तुमको पूरी तरह से माफ़ी कर दी, दैट्स अ पार्डन हो गया। कम्यूटेशन है कि जैसे मान लेते हैं कि जो आपको सज़ा मिला है उससे लाइटर फॉर्म दे दी है। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्क करके काम करना है, चाहे कुछ भी ऐसा है, तो उसको लाइटर फॉर्म कर दिए, मतलब सज़ा का लाइटर फॉर्म, ठीक है ना। इसमें तो पूरी तरह से पार्डन हो गई। तो इसके बाद रिमिशन क्या होता है कि जैसे 10 साल की सज़ा है ना, 10 साल का है तो उसको क्या कर देंगे, इसमें सज़ा का डेट चेंज नहीं होता है, बस लाइटर फॉर्म में हो जाता है। 10 साल को 5 साल कर दिया तो डेट्स अ रिमिशन, थोड़ी छूट दे दी आपको, है ना। रिस्पाइट होता है कि जो सेंटेंस मिला हुआ है ना, और उसको आपको किसी रीजन से, जैसे कि आपके पाँव हाथ में कुछ हो गया, कोई डिजीज होगा, इसके कारण से उसको लेसर सेंटेंस में बदल देंगे, लेसर सेंटेंस में, ठीक है। और रिप्राइव होता है, वो स्टे करना होता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, जैसे डेथ का सेंटेंस मिल गया तो थोड़े दिन के लिए इसको रोक देते हैं। हो गया, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक न्यूज में बहुत रहती है लोकपाल एंड लोकायुक्त। सो लोकपाल यूनियन के लिए होती है। मैंने बताया था कि ARC में पहले इसको ये किया गया था। ये न्यूज में इसलिए था कि केरला लोकायुक्त बिल पास हुई है 2022 में, ठीक है ना। तो लोकपाल और लोकायुक्त, हमने बताया कि पहला जो ARC है, फर्स्ट ARC में ये टर्म आई थी कि लोकपाल होना चाहिए यूनियन के लिए और लोकायुक्त होना चाहिए स्टेट के लिए, ठीक है ना। अब क्या है, लोकपाल यूनियन के लिए, लोकायुक्त इसके जितने भी करप्शन के एलिगेशन होगी, जो सेंट्रल जो भी होंगी, वो जो है उसको आपको क्या कहते हैं, उसको ये करप्शन जो होंगी, जितने भी एलिगेशन ऑफ करप्शन होगा उसको ये देखेगा, ठीक है। ये होल इंडिया में होती है, और जो पब्लिक सर्वेंट आउटसाइड इंडिया में हैं उन पे भी होती है, ठीक है ना। तो इसकी आप कंपोजिशन बोलेंगे कि लोकपाल में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि इतना से ज़्यादा रखिए। और जुडिक्शन में आपको इसमें, जैसे कि लोकायुक्त के जुडिक्शन में चीफ मिनिस्टर, MLAs और ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज भी होती हैं, ये सारी होती हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आप याद रखें जितने भी CM हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब सारे इसमें आ जाएंगे जुडिक्शन में। लोकपाल के जुडिक्शन में प्राइम मिनिस्टर भी आती है, प्राइम मिनिस्टर, MP, ग्रुप ABCD ऑफिसर जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। और हर वो सोसाइटी जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा मिलता है वो सब भी आ जाएंगे। तो ये मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूज़ में रहती है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो वो हो जाएगा। NPR पे हमने थोड़ा सा देख लिया है, तो NPR भी हो जाएगा। और हमने क्या लिखा था इसमें, अब देख लो कौन सी चीज़ें बची हैं। MP लैड्स और एंटी डिफेक्शन की बात करनी है, ठीक है। सो MP लैड्स में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, MP लैड्स बहुत न्यूज़ में रहती है। MP लैड्स जो है वो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, है ना। तो इसके लिए ये जो है सो न्यूज़ में रहता है। ये 1993 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है कि डेवलपमेंट वर्क के लिए आपको मिलती है पैसा 5 करोड़ हर MP को, 5 करोड़ रुपया मिलता है। 2.5 करोड़ 2 बार में मिलता है, 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ मिलता है। अब इसमें क्या है कि जो MP होते हैं वो 15% जो है वो पैसा जो खर्चा करना है उसको SC पॉपुलेशन वाले जगह पे। सो SC पॉपुलेशन जगह पे 15% करनी है, 7.5% कहाँ करनी है, जहाँ पे ST पॉपुलेशन होगी, है ना। और ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि ये नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब इस साल अगर खर्चा नहीं हुआ तो वो ऐसा नहीं कि लैप्स कर जाएगा, वो अगले साल हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो पैसा आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी DM के पास में, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और पूरी जो कोऑर्डिनेशन है, सुपरविजन ऑफ वर्क्स है, वो ये है। मिनिस्टर सिर्फ बताते हैं कि हमें यहाँ पे काम करना है, पूरी कोऑर्डिनेशन और ये सब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास में जाता है, ठीक है ना। और इनका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होता है उनका ये भी काम है
कि 10% आपको जितना भी काम हुआ है 10% वर्क को आपको हर साल जो है सो इंस्पेक्शन भी करना है। ठीक है। इसके बाद ये कौन करता है, फंड कौन रिलीज करता है? सो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये आपको फंड को रिलीज करता है। ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है एमपी लैट्स में, और ये बस आप याद रखिए। इसके बाद एक ई विधान करके आया है, ई विधान एप्लीकेशन है, ई विधान। ठीक है, नेशनल ई विधान, तो NEVA है ना। सो ये क्या है कि इसकी जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स और नोडल मिनिस्ट्री है, इसमें क्या है कि जितना भी लेजिस्लेचर है कंट्री में, है ना, उसको एक जगह सारे डाटा को, रिपोजिटरी को, सारे को रखना है। तो इस पर बात चल रही है ना। और जितना भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है उसका डाटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, सिटीजन के लिए भी और लेजिस्लेटिव मेंबर, असेंबलीज के मेंबर के लिए भी। तो इसके लिए NEVA आया है, यहाँ है। इसके बाद जोनल काउंसिल न्यूज में था, तो जोनल काउंसिल पे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। नॉर्थन ईस्टर्न काउंसिल न्यूज में था, उस पर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन पे हमने बहुत सारी क्वेश्चन की है कि पहली कब थी, है ना, तो वो हमने कर लिया है। तो इसमें अब ज़्यादा हम इस पर जाएंगे नहीं। इसके बाद जो न्यूज में एक था, अभी हमने कुछ देखा था, कौन सा देखा था, वन इज व्हाट वी सॉ, फिर से देखना पड़ेगा क्या? ओके, सो हम लोगों ने देखा था इसमें एक एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। सो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बड़ी न्यूज में रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे कि एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में रहता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है? तो अभी जो महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी, तो वहाँ पे इसलिए ये न्यूज में था एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये आपको 10th शेड्यूल में ऐड की गई है, तो 10th शेड्यूल में आप याद रखेंगे 52वां कॉन्स्टिट्यूशन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुई थी, वहाँ से आपको 10th शेड्यूल ऐड की गई हुई है। ठीक है। और ये जो हाउस की कौन डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो डिसाइड करेगा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि मेंबर्स का किस पार्टी है ना, तो पार्टी है, उसने बोला कि वोट देना है, और मान लीजिए कि वोटिंग से अब्सटेन हो गया, मतलब वोट दिया नहीं, है ना, तो उस कारण से वो हो गया एक डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर मान लीजिए कि वोटिंग से एब्सटेंड हुआ और उसके 15 दिन के अंदर पार्टी उसका रीजन बता देगा कि इस कारण से ये नहीं था, तब तो ठीक है, तब तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अदरवाइज डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर, अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, है ना, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना। और अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि डिस्क्वालीफाई कौन नहीं होगा, ठीक है ना, कि अगर पार्टी कोई मर्ज कर जाए दूसरे पार्टी में तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि 2/3 मेंबर्स जो होंगे उसके, वो मर्जर के फेवर में होंगे। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 60 लोग हैं, 60 लोग किसी पार्टी के हैं, है ना, तो 60 लोग में ये लोग क्या करते हैं कि 40 लोग तैयार हो जाते हैं, और 40 लोग तैयार करके महाराष्ट्र में जो हुआ था वो किसी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में तो ये चीज़ नहीं हुआ था, बट ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये आपको, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी में कोई चाहेगा आना तो वो आ जाएगा, तो वो चीज़ उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक आपको ये हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इतना आप याद रखेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन भी है न्यूज में, डेलिमिटेशन कमीशन भी है। डेलिमिटेशन कमीशन पे हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। एक जो हमने लिखा था इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड आप देख लो। इलेक्टोरल बॉन्ड हमेशा होती रहती है। पहला तो याद रखो कि ये इंटरेस्ट फ्री होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और ये कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बॉडी खरीद सकता है, कोई भी कंपनी खरीद सकती है। ये बॉन्ड जो होती है 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन और 10 मिलियन के डिनोमिनेशन में होती है। और ये आप कहाँ से खरीद सकते हो? SBI से। और ये कब मिलती है? जनवरी पहला 10 दिन, है ना, और अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। अब ये जिस दिन आपको मिला, है ना, तो जो भी रजिस्टर्ड पार्टी के होगा उसके 15 दिन के अंदर में उसको रिडीम करना है, विदिन 15 डेज उसको रिडीम करना है। ठीक है, अब ये आपको 2017-18 के बजट में अनाउंस हुआ था। कितना भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। बस इतना आप याद रखें, SBI वगैरह, इतना से आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जितना सोचा था वो हमने कर लिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, वो भी न्यूज़ में था, तो इलेक्शन कमीशन पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों को इसमें शायद अब कुछ नहीं पढ़ना है। लेट मी सी
कि कुछ बचा हुआ है क्या हमने जो सोचा था उसमें। ओके, हाँ, सीबीआई, ईडी और ये जो है एनआईए, ये तो बड़ा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक फ्लैग कोड भी है, फ्लैग कोड जो 2002 है, उस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी आप एक बार कर लें। देख, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये एक फ्लैग कोड है 2002, इसमें थोड़ा सा चीज़ याद रखना। फ्लैग कोड 2002 है, तो यहाँ पे जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है ना, तो ये पहले क्या था कि जो ट्राई कलर थे उसको आप फहरा सकते थे बस सनराइज से सनसेट के बीच में, है ना, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। लेकिन अब इसको क्या हो गया कि नेशनल फ्लैग को भी आप डे में भी कर सकते हैं और राइट में भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये जो है जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसमें है कि अभी ये इसलिए भी न्यूज़ में था कि अभी इसको चेंज करके थोड़ा सा ये किया गया था इसमें कि जो ये पहले क्या था कि जो फ्लैग जो होगा वो हैंड स्पून और हैंड विविन खादी से होगा, वही परमिट होगा। बट गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया है ना, कि मशीन मेड पॉलिस्टिक टू भी से भी यूज बना सकते हो। तो इसके लिए खादी वाले लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि मतलब पहले क्या होता था कि जो अगर आप सिर्फ हैंड स्पून और हैंड वुविन खादी से होगा अगर, तो खादी वालों की बिक्री होती थी, है ना, उसके काम चलते थे। बट क्या हुआ अभी ना, पॉलिस्टर भी अलाउड कर दिया है, मशीन मेड पॉलिस्टर। तो इसके लिए थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो ये आप याद रखना, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आपको उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हम सबसे पहले बात करेंगे क्राइम ब्यूरो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ये जो आती है ये 1963 में बनी थी। 1963 में ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो है उसके अंदर में आती है, और इनको जो पावर मिलती है वो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलती है इसको। ये रिकमेंडेशन की गई थी संथानाम कमेटी, जो आपको संथानाम कमेटी जो थे उसमें ही सीबीसी का भी था और इनका भी था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, है ना। ये जो कमेटी बनी थी 1962 से 64 में, इन्होंने ही कहा था कि भाई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया था, ठीक है ना, 1963 में। ठीक है, अब जो इसका डायरेक्टर होता है सीबीआई का, वो अपॉइंट किया जाता है आपको 3 मेंबर कमेटी होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और सीजीआई होते हैं। तो ये बनाई जाती है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की डायरेक्टर होती है, जिसकी 2 साल की ये होती है, 2 साल की इसकी टेन्योर होती है, बट 3 एनुअल एक्सटेंशन इसको मिल सकती है। अब इनका क्या काम है, जैसे जो साइबर टेक्नोलॉजी क्राइम है उसको भी देखती है ये, हाई टेक्नोलॉजी या फाइट साइबर और हाई टेक्नोलॉजी क्राइम को, और सीबीसी को असिस्टेंस भी देती है, सीबीसी और लोकपाल को ये असिस्टेंस भी देती है, ठीक है ना। सो ये आप समझ लें। इंटरपोल, अच्छा, इंटरपोल में कुछ भी होता है, इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ का अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की बात है, उसके कोऑर्डिनेशन की बात है, तो वो सीबीआई ही करती है। तो मुझे लगता है इतना सीबीआई के बारे में बहुत ज़्यादा है। देन ईडी की बात करते हैं। सो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये 1952 में आया था, और ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। ईडी डायरेक्टर इसके हेड होते हैं। दिस वन इज द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, स्पेशलाइज। इसमें भी अगर जो आप टेन्योर होती है 2 साल की होती है, और 3 एक को एनुअल एक्सटेंशन मिल सकती है। इसको जो पावर मिली हुई है वो मिला हुई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पैसे की हेर फेर में ये होता है, फेमा। इसके बाद पीएमएलए, प्रोविजन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी आप देखते होंगे, ये 2002 में आया था। और एक फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, ये 2018 में इसको पावर दी गई थी, है ना, जो भगोड़ा हो गए थे, है ना, उसके लिए एफयू एक्ट। तो ईडी में इतना आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि काम आपका चल जाएगा। इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये 2008 में आया था, और ये किसके अंदर में आता है, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। और इसका जो हेड होता है डायरेक्टर जनरल पोस्ट का होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ये टेररिज्म के लिए है, काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। और इनका क्या है कि ये सुमोटो लेती है। सुमोटो का मतलब हो गया कि आप कुछ बोलो चाहे नहीं, कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है ना, ठीक है। इनको लगता है टेरर एक्टिविटीज़, तो ये खुद से अपना कॉग्निजेंस लेती है पूरी कंट्री में। जैसे आपको डील करती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे डील करती है, और जो कंट्री की काउंटरफिट करेंसी हैं, बैंक नोट्स हैं, आर्म्स की अगर प्रोहिबिट जो सेल होती है, साइबर टेररिज्म है ना,
एक्सप्लोसिव सबस्टांस का सेल वेल है, ये सब पे ये करते हैं, है ना। और बाकी जो भी लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको सपोर्ट भी करती है ये NIA। तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपको काम चल जाएगा। और जो CBI है वो यूटीज में आपको सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, सू मोटो इन्वेस्टिगेशन लेके। ये न्यूज़ में इसलिए लगता है कुछ स्टेट बोल रही है कि अब हमारे यहाँ बिना ये नहीं, तो इसमें जो पहले जो रूल्स बनी थी उसमें था क्या कि यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो वहाँ पे तो सू मोटो ले सकती है, बट अगर उसको स्टेट में करना पड़ेगा तो कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट का। तो पहले क्या था कि सबने, बहुत सारे स्टेट ने परमिशन दे दी थी कि आप ठीक है, आप हमारे यहाँ जब आपको दिक्कत हो तो सू मोटो में आ जाना, बट धीरे धीरे वो चीज़ें लोग हटा रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जो जैसे कि वेस्ट बंगाल ने हटा दिया, तो वेस्ट बंगाल में आपका CBI को जाना पड़ेगा, तो या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलेगी तो वो कहीं पे भी जा सकती है, अदरवाइज उनको स्टेट से कंसेंट लेना पड़ेगा कि हमको इस पर्सन से इस रिगार्डिंग ये करना है, ठीक है ना। उन लोगों ने हटाया इसलिए कि उनको लगता है कि CBI का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये सिंपल सी बात है। इसके बाद एक हम लोगों ने के पढ़ना था CBC, तो ये CBC जो है 1964 में सेटअप हुई है, और ये भी आपको जो है सो जो संतानम कमेटी थी, है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे, तो संतनाम कमेटी के ही इस पे बना गया है। और जो CBC है उसको 2003 में आपको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को विजिलेंस के केस में जो आपको गाइड करती है। तो मुझे लगता है कि इतना आप अगर याद रखेंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें अपॉइंट होते हैं, और ये इसमें एक कमेटी होती है जो इसमें इसके जो CBC होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन, उनको चूज करती है वो प्राइम मिनिस्टर है, फिर होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोगों की मेंबर होती है, वो चूज करते हैं CBC को। तो ये आप अगर इतना हो गया ये चीज़ें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका काम इसमें चल जाएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटी पोर्शन, ठीक है ना। तो हमारा जितना भी पॉलिटी पोर्शन में जो भी हमको करंट अफेयर्स करने थे और हमने कर लिया है, मैक्सिमम हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, है ना। सो मैंने जितना हो सका है मैंने इसमें कवर किया है। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 30 डेज सीरीज। हम सोच रहे थे 30 डेज सीरीज हमें करनी है, और 30 डेज सीरीज हमने 1 जून को स्टार्ट किया था, और आज 25 जून को आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज। और होप कि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा, और जितनी मैंने मेहनत की है 25 डेज में, है ना, उससे ज़्यादा आप मेहनत किए होंगे, और डेफिनेटली आप लोगों की सिलेक्शन होगी। और व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड देन डेफिनेटली विल मीट यू। और जब आपकी अगर इंटरव्यू में कॉल आती है तो हम लोग इंटरव्यू में भी हम आपसे इंटरव्यू में भी गाइडेंस के लिए हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करेंगे, दोज हु गॉट सिलेक्टेड, जिनकी लिस्ट में नाम आएगी। अगेन आज की जो मैंने कोट दी है वो इसलिए दी है कि द सक्सेस एंड फेल्योर्स आर बोथ पार्ट ऑफ लाइफ, बोथ आर नॉट परमानेंट। अगर आपको कहीं पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सक्सेस या फेल्योर जो है वो एक लाइफ का पार्ट है, वो होती ही रहती है। आप फिर से आप लगो और मेहनत करो, और आगे भी अच्छा होगा। आज नहीं तो कल होना है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग विद द पूरी लगन से आप अगर तैयारी कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगी। आपको पता है कि 10 लाख मोर देन 10 लाख पीपल्स ने फॉर्म भरी है, सिलेक्शन आपकी सीट 500-600 है, तो कुछ लोग पास करेंगे, कुछ लोग फेल करेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। यहाँ से आपको लर्निंग लेनी है अगर ऐसा कुछ होता है तो। बट आई एम होपिंग कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं एंड दोज हु आर स्टडिंग सीरियसली, उनका सिलेक्शन होगा। और 5 दिन आपके बचे हुए हैं, 5-6 दिन, तो जनरली 26, 27, 28, 29, 30। तो आप क्या करो इस 5 दिन में, मेरी जो है 1 तारीख को तो आपको कुछ नहीं करनी है, थोड़ी बहुत डाटा वाटा देख लेना, है ना। मैं सारी डाटा जो है वो मैं जो ये सब एक जगह कर देता हूँ। जैसे 24,000 हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में, 20 लाख है ग्रेजुएटी की, तो इसको ESIC में कितने पेमेंट तक की है, तो ये सब मैं एक जगह करके दे देता हूँ। ये मैं आपको एक जगह करके दे दूंगा, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। 26, 27, 28, 29, 30 आपके पास 5 दिन हमने दिया है। 5 दिन में आप रिवीजन करो, जितनी ज़्यादा हो सकते हैं रिवीजन करो। नो टेस्ट नहीं देना है। जो आज तक OMR सीट पे पेपर नहीं दिए हैं वो कृपया OMR सीट को फिल करके देख लें। आप बहुत मेहनत करोगे, OMR सीट में जा करके एक गलती से आपका OMR सीट दोबारा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो OMR सीट को आप फिल करके एक बार देख लो, मैं इसकी फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। इसके बाद आप जो है ये करो कि ये 5 दिन आप रिवीजन करो। जो भी पढ़ लिए वो पढ़ लिए, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, अब रिवीजन करो, क्योंकि जो पढ़ लिए हो उसी को एक जगह करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। रिवीजन करो,
कोई भी क्वेरी होती है, हमने आपको आप लोगों की सुविधा के लिए हमने ये फैसिलिटी दी है कि आपको अगर कोई ऐसी डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आप मैसेज करो और विल कांटेक्ट यू। हम मुझे जब भी टाइम मिलेगा आपको मैं कॉल करूँगा। मेक श्योर कि मैं लैंडलाइन से कॉल करता हूँ तो आप फ़ोन को रिसीव करना, ठीक है। तो वो फैसिलिटी भी दी है हमने, कुछ लोगों से बात की है और दे आर डूइंग वेल, वो लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं और होपफुली सिलेक्शन होगी, उनकी भी सिलेक्शन होगी और आपकी भी सिलेक्शन होगी, वो फैसिलिटी भी है। बाकी अगर मुझे कुछ छोटा छोटा टॉपिक लगेगा मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर देखें, है ना। और इसमें और भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, मुझे कुछ लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टाइम की मेरे पास भी स्कार्सिटी है, जिस कारण से मैं शायद नई वीडियो बहुत ज़्यादा ना अभी नहीं ला पाऊँ, तो इसलिए आपको मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे दे दूंगा। और आपको अभी नया पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। पेपर से पहले क्या करना चाहिए वो मैं आपको 1 तारीख को 30 तारीख को रात में एक वीडियो मैं बना दूंगा कि आपको पेपर में क्या क्या ध्यान रखने हैं। तो वो मैं 30 तारीख को एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। और सेकंड को मैं लाइव आऊँगा इवनिंग में आफ्टर एग्जामिनेशन। बट और आंसर की भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बट आंसर की के लिए कोई हरी नहीं करनी है कि आपको उसी दिन कटअप नहीं निकल रहा है, आराम से बैठ के करेंगे। और जो ईओएओ और एपीएफसी के बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें जा कर के बैठ के देखना नहीं। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा करने लगेगी, यहाँ देखिए देखिए इसका सी आंसर ये मेरा ही पढ़ाया हुआ है। भाई पढ़ाने में आप कुछ छोड़े हुए होंगे तभी तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप तो सारा कुछ पढ़ा दिए, तो जब सारा कुछ पढ़ा दिए तो उसमें तो आएगा ही आएगा, है ना। कम पढ़ाते हैं और तब बोलते हैं कि इसमें मेरे से आया है, तो कुछ एक बात भी बनती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ मत देखना, है ना। उस दोनों के बीच में जो लोग का 2 एग्ज़ाम होगा वो कोई भी वीडियो मत देखना, ठीक है ना। देखो आपने जो लिख दिया वो तो लिख दिया, अब तो यूपीएससी डिसाइड करेगी कि क्या कटअप देना है, ठीक है ना। ये किसी का अनुमान सही नहीं होता है, आप देख लो। आज तक आपको पता नहीं है सिविल सर्विसेज में जब आंसर की यूपीएससी निकालती है तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन उसमें 10-10, 15-15 क्वेश्चन डिफर कर जाते हैं। दैट्स मीन्स कि यूपीएससी की थिंकिंग अलग है, हमारी आपकी थिंकिंग अलग है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन गूगल की थिंकिंग अलग है ना। तो वो जो थिंकिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग से होती है। और अगेन आई एम सेइंग कि लग जाओ, 5 दिन है, कम नहीं होते हैं 5 दिन, रिवीजन के लिए बहुत हैं। कर लो, मैसेज करना बंद करो टेलीग्राम पे, फालतू मैसेज ग्रुप्स में, है ना। और आपके लिए मैंने 5 दिन पहले कंप्लीट किया है, आपको पता नहीं कि इसमें 5 दिन पहले कंप्लीट करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। अगेन विद दिस वर्ड, सक्सेस एंड फेल्योर आर बोथ पार्ट ऑफ लाइफ, बोथ आर नॉट परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है। लगे रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कोई भी क्वेरी है आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमने गूगल फॉर्म दी है वहाँ पे आप रख सकते हैं, विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जब मैं स्टार्ट किया था ये सेशन, सो मुझसे 1000 लोग जुड़े हुए थे, अराउंड 1000 पीपल, एंड टुडे आई एम एंडिंग दिस सेशन। तो मेरे पास अराउंड 12,000 पीपल्स आर बीइंग विथ मी, हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड होपफुली हम लोग कोई नई सेशन के लिए लेकर के आएंगे और नया कुछ करेंगे, है ना, आप लोगों के लिए। तो आप पहले इस पेपर को अच्छे से दीजिए, फिर हम लोग कुछ नया लॉन्च करेंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।